इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डेट शीट दे दिया गया है कि आपकी 12वीं की परीक्षा किस तारीख से शुरू हो रही है। आपको मालूम है 1 फरवरी से आपका 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और उसमें भी प्रथम दिन यानी फर्स्ट डे आपका बायो की परीक्षा है, अर्थात बायोलॉजी की परीक्षा है। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी चिंतित होंगे, परेशान होंगे कि हम इतने कम समय में बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े जो हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में वो सारा क्वेश्चन हो। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही होगी। इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने और इसको आसान बनाने के लिए हम आपके बीच आपके YouTube चैनल के माध्यम से तैयारी के लिए आया हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके बीच वैसे ही क्वेश्चन आपके बीच लाएंगे जो मुख्यतः यह संभावना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्वेश्चन पेपर में वो सारे क्वेश्चन सेट हो। ऐसे क्वेश्चन के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग आपके सामने कुछ कंटेंट लेकर के आए हैं। आप लोग एक एक कंटेंट को बारीकी से समझिएगा और एक एक कंटेंट को जब भी मैं आपके बीच पढ़ाऊंगा तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सामने अपना पेन और कॉपी जरूर रखिएगा। जो भी कंटेंट हम बताएंगे उस कंटेंट को अपनी कॉपी पे नोट भी करिएगा ताकि उससे संबंधित जो भी बात है वो आप लिखते जाएंगे ताकि आने वाले परीक्षा में आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी के साथ दे सकते हैं। तो आज हम लोग आपको पहले क्लासेस के रूप में जो बताने वाले हैं आज के क्लासेस में वो आज हम आपको दिखाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है बायोलॉजी मॉडल क्वेश्चन, यानी बायोलॉजी का हम मॉडल क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अर्थात जो आने वाले 2024 की परीक्षा में संभावित प्रश्न होंगे वैसे संभावित प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी के साथ और इसी मेथड के साथ हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। उसमें से आज हम लोग जो फर्स्ट कंटेंट देखेंगे वो फर्स्ट कंटेंट होगा हमारे बायोलॉजी से संबंधित। उसमें से एक कंटेंट है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, जीवन काल या लाइफ स्पान। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि लाइफ स्पान क्या है, जीवन काल क्या है। तो जीवन काल यानी कहा जाता है कि जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, नेचुरल जो डेथ कर जाते हैं वो अपनी आयु को प्राप्त करके, तो उन जन्म से लेकर उस प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, काल को हम लोग जीवन काल या जीवन अवधि काल या लाइफ स्पान कहते हैं। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है कि अगर ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि लाइफ स्पान क्या है तो आप ये सिंपल लिख सकते हैं कि जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है, जीव दो तरह के होते हैं। एक जीव होता है जो एक सेल से बना है और एक जीव जो एक से अधिक सेल से बना, अर्थात एक को हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर एनिमल और एक को कहेंगे मल्टीसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर एनिमल में वैसे जीव आते हैं जो मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी उसका कोई एज लिमिटेशन नहीं होता है, कोई एज फिक्सेशन नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं उसका कोई जीवन काल या जीवन अवधि काल नहीं होता है। लेकिन संसार में जितने भी जंतु हैं जो मल्टी सेलुलर है, जिसको हम लोग हिंदी में बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, तो वो सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर एनिमल का अपना एक लाइफ स्पान होता है। यानी अगर कोई जन्म लिया है तो उसका मृत्यु निश्चित है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइफ स्पान क्या है। आसानी के साथ आपने सीखा कि लाइफ स्पान क्या है। दूसरा कंटेंट आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है आपका जनन। दूसरा कंटेंट आपका है जनन, यानी जनन जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, यानी जनन यानी रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। जैसे छिपकली को जन्म देता है,
अगर देखेंगे कॉकरोच, कॉकरोच को जन्म देता है, तो ये जो जन्म दिया है वो एक प्रोसेस किया था और वही प्रोसेस कहलाता है आपका रिप्रोडक्शन यानी जनन। तो जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे ऑफस्प्रिंग यानी संतान को जन्म देते हैं। तो आपने दूसरा कंटेंट भी देखा कि रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है, उसके बारे में। अभी जो अगला कंटेंट है वो है जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो एसेक्सुअल में अगर आप देखेंगे तो आपको हिंदी में लिखा रहेगा इसका नाम अलैंगिक जनन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें लिखा रहेगा लैंगिक जनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों के में? तो दोनों में अंतर ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अभी यहां पर आया सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट का मतलब क्या होता है? सिंगल पेरेंट का मतलब होता है कोई एक यानी कोई मेल या कोई फीमेल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। दो पेरेंट्स का मतलब हो गया कि एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। जब तक ये दोनों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन की यह प्रक्रिया अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। तो ये दो प्रकार हुए आपके रिप्रोडक्शन के, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हम लोग आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग देखेंगे क्या है। यहां पर आप एक शब्द देख रहे होंगे, एक कुंजक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोलोन। ये क्वेश्चन आपके देखेंगे तो कुछ वर्ष पहले एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, कोलोन क्या है, एक कुंजक क्या है। तो एक कुंजक के संबंधित आपको आंसर देना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न हुए संतान या ऑफस्प्रिंग को हम कोलोन या हिंदी में कहें तो एक कुंजक कहते हैं। अर्थात एक कुंजक या कोलोन हम उसे ही कहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से जन्म लेता है, उसी को हम लोग कोलोन या एक कुंजक कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि कोलोन क्या है। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न हुए संतान को क्या कहेंगे? कोलोन कहेंगे, कुंजक कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अभी आपके सामने वो है टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपको देखेंगे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कायिक प्रवर्धन के प्रकार, यानी कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं। देखेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कौन कौन से प्रकार है, आप इसको स्पष्ट रूप से अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे। जैसा कि एक है राइजोम, दूसरा है ट्यूबर, तीसरा है बल्ब, चौथा है रनर, पांचवा है सर्कर और छठा है ऑफसेट। यानी टोटल 6 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अर्थात ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पौधों में प्रायः होते हैं। आप देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। आप पीछे क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जैसे प्याज में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? तो प्याज में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो मुख्य रूप से बल्ब के द्वारा होता है। वैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, अदरक में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है या कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है? तो वहां पर भी हमको जवाब देना है कि राइजोम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है अदरक में। बांस में किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा बांस में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। प्लस आलू के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आलू में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है, तो आलू में भी ट्यूबर के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से संबंधित आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके प्रकार के बारे में आ सकते हैं कि कुल कितने प्रकार हैं। दूसरा आपको प्रश्न ये आ सकता है कि किसमें किसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें किस तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है।
आगे का कंटेंट में अगर हम लोग देखें, आगे का एक कंटेंट है जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, और वो कंटेंट है हमारा जलकुंभी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाटर हासिंथ, और ऐसे हम उसको इकॉर्निया के नाम से जानते हैं। तो जलकुंभी एक जलीय विदेशी पौधा है। ये हमारे देश की पौधा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में नहीं पाए जाते थे, लेकिन हमारे देश में ही आए और यहाँ का इन्वायरमेंट इसको इतना सुइटेबल हुआ जिसके कारण से वो हमारे देश में इसकी वृद्धि ज्यादा होने लगी। अभी जलकुंभी के बारे में देखेंगे कि जलकुंभी एक जलीय विदेशी पौधा है और ये शांत जल में अपने आप को काफी ज्यादा वृद्धि करता है। शांत जल कहने का मतलब होता है स्टैग्नेंट वाटर, यानी ठहरा हुआ पानी जो बहता नहीं है। जैसे तालाब का पानी है तो वो आपका बहता हुआ पानी नहीं है, वो ठहरा हुआ पानी है। वहां पर जलकुंभी का विकास तेजी के साथ होता है। जलकुंभी में आपको कुछ कंडीशन दिखाई पड़ेगा क्या, कि जलकुंभी जो है बहुत ही तेजी के साथ जलीय सतह पर फैल जाता है। जलीय सतह पर फैलने के बाद कंडीशन क्या होता है कि जलीय सतह पर फैलने के बाद ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को तेजी के साथ ऑब्जॉर्व करता है, खींच लेता है, जिसके कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो जलीय जीव मरना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए कि अगर हम लोगों का भी पृथ्वी पर ऑक्सीजन कम होने लगे तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वैसे खास करके जलकुंभी को भी ऑक्सीजन लेना होता है जीवित रहने के लिए, और हमारे जलीय जीवों को भी जरूरी होता है ऑक्सीजन। तो इस कारण से क्या होता है कि जलीय जीव जो है वो मरने लगते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को खींच लेता है कौन, जलकुंभी। तो जलकुंभी जब खींच लेता है तो स्वाभाविक है कि हमारे जलकुंभी के खींचे जाने के कारण हमारे जलीय जीवों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण जलीय जीव मरने लगते हैं। और जलीय जीवों में मछलियां भी होती है तो मछलियां भी मरने लगते हैं, और मछलियां जो है वो बंगाल का प्रिय भोजन होता है, और वहां पर उनके खाद्य में यानी भोजन में कमी होने लगती है। इसलिए जलकुंभी को एक और नाम से भी कहते हैं, जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक, अर्थात इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक माना जाता है जलकुंभी को। यह भी एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। तो अगर आपने इन सारे कंटेंट को ध्यान से सुना होगा तो आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं, और आपको पता भी है कि बंगाल का प्रिय भोजन है हमारा मछली। और आप देखेंगे बंगाली का जो मछली खाने का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग होता है। अगर आप कभी बंगाल जाएंगे, हम लोग के जैसा मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मछलियों को नहीं खाते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती है। हम लोग जैसे नहीं कि अगर एक बार खा रहे हैं तो 3-4 पीस खा लिए, 5 पीस खा लिए, नहीं, उन लोग 1 पीस खाएंगे। और देखेंगे बंगाली को क्या कंडीशन आपको मिलेगा कि जब बंगाली लोग भोजन के रूप में मछलियों को खा रहे हैं तो देखेंगे कि वो चावल ले लेंगे, चावल लेकर के प्लेट में मछली रख ले लेंगे और वो मछली को देख देख करके पूरा चावल खा लेंगे और अंत में जाकर फिर वो मछली को खाएंगे। तो उनके पास देखेंगे इस तरह से वो अपने क्वांटिटीज में यानी अपने खाना को इस तरह से मैनेज करके चलते हैं। तो लेकिन उनको हर दिन मछलियों के रूप में, भोजन के रूप में मछलियां चाहिए, इसलिए उनका ये पर्याप्त जो भोजन है, ये भोजन आपको वहां पर मिलने के लिए दिक्कत हो जाता है। स्पेशली खास करके स्पेशली देखा जाए तो बंगाल के लिए दिक्कत होता है, इसीलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए जलकुंभी के संदर्भ में तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जलकुंभी में आप देख सकते हैं कि जलकुंभी हमें किस रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो ये है आपका जलकुंभी जिसका इमेज आप देख रहे होंगे, और यही जलकुंभी है जो शांत जल में अर्थात स्टैग्नेंट वाटर में वो अपने आप को वृद्धि कर पाता है। तो जलकुंभी के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट जो एक कंटेंट है वो है एक किशोरावस्था की प्रावस्था, जिसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज। अब एक क्वेश्चन कि जुवेनाइल फेज क्या है, तो जुवेनाइल फेज कहते हैं जंतुओं में वृद्धि की अवस्था। स्वाभाविक है हम लोग जब जन्म लिए होंगे या कोई भी जंतु जन्म लेता है तो पहले शिशु अवस्था में होता है, शिशु अवस्था के बाद धीरे धीरे वो वृद्धि करता है।
तो जब जंतुओं में जो वृद्धि की अवस्था होती है ना, जो ग्रोथ फेज होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज, उसे ही हम लोग कहते हैं किशोरावस्था की प्रावस्था। तो सिंपल है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जुवेनाइल फेज क्या है तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे कि जंतुओं में वृद्धि की अवस्था को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। अभी दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कंटेंट क्या है, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज क्या है? तो सिंपल है, जैसे वहां का जंतुओं में वृद्धि की अवस्था को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। सिंपली यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या कि पौधों में वृद्धि की अवस्था को वेजिटेटिव फेज कहते हैं, अर्थात पौधों में वृद्धि की अवस्था वेजिटेटिव फेज कहला गया। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंटेंट है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या है? मोनोकार्पिक में कहा गया कि वैसे पौधे, मोनोकार्पिक में देखेंगे कि वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, यानी वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, वैसे पौधे को हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक कहेंगे। वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पित होगा। जीवन काल समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जीवन काल या लाइफ स्पान क्या होता है। तो किसी का भी हो, चाहे वो जीव यानी जंतु का हो या प्लांट का हो, सिंपल सा हम लोग याद रखेंगे, जीवन काल या लाइफ स्पान का मतलब होता है उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होगा वही कहलाएगा जीवन काल या जीवन अवधि का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैसा पौधा जिसके जन्म से लेकर उसके लाइफ स्पान तक में वो सिर्फ एक बार, सिंगल बार पुष्पित होते हैं, और वो सिंगल बार जो पुष्पित होते हैं वैसे पौधे को हम लोग मुख्यतः कहते हैं मोनोकार्पिक। तो ये मोनोकार्पिक से रिलेटेड था। और ये मोनोकार्पिक में अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाया होगा। ये इमेज है बम्बू यानी बांस का, यानी बांस जो है वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फूल खिलाते हैं, और ऐसे पौधे अर्थात हम बांस को कह सकते हैं कि बांस एक मोनोकार्पिक प्लांट है, अर्थात हम कह सकते हैं ये मोनोकार्पिक है। अभी हम लोग आगे का कंटेंट में देखते हैं, आगे का जो कंटेंट है उसमें क्या है। तो आगे आप देख रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट है नीला कुरेंजी, अर्थात नीला कुरेंजी से संबंधित भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीला कुरेंजी क्या है? नीला कुरेंजी का हम लोग कहते हैं एस्ट्रोविलैंथस कुंथियाना। एस्ट्रोविलैंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग हिंदी में नीला कुरेंजी कहते हैं। और ये नीला कुरेंजी देखा जाए, ये नीला कुरेंजी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कहाँ पाए जाते हैं? तो खास करके दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आपको हैदराबाद, आपको तमिलनाडु, आपको कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों पर ये नीला कुरेंजी पाया जाता है। नीला कुरेंजी जो है ये खास करके इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि 12 वर्ष में यह एक बार पुष्पित होता है। कितना बार? 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पित होता है। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होने वाला पौधा कौन है, तो वैसे पौधा को हम जानेंगे, वो पौधा हमारा होगा नीला कुरेंजी, अर्थात जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में जानेंगे एस्ट्रोविलैंथस कुंथियाना। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। आगे का कंटेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मध्य चक्र यानी ओएस्टस साइकिल। ये प्राय एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना अधिक होती है क्वेश्चन की। और ये ओएस्टस साइकिल या मध्य चक्र क्या है? मध्य चक्र या ओएस्टस साइकिल क्या है? ओएस्टस साइकिल एक साइकिल है, एक चक्र है, और ये चक्र विशेषकर एक जंतुओं में होता है। और वैसे जंतु को हम लोग मुख्य रूप से कहते हैं नॉन प्राइमेट। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि नॉन प्राइमेट किसको कहते हैं? तो नॉन प्राइमेट जंतु वैसे जंतु होते हैं जो रिप्रोडक्शन की क्रिया मौसम के अनुसार या सीजन के अनुसार करते हैं। तो वैसे जंतु जो जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की क्रिया सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं, वैसे जंतु में पाए जाने वाले साइकिल को हम क्या कहेंगे? ओएस्टस साइकिल। यानी ओएस्टस साइकिल वाला जंतु
जनन अर्थात रिप्रोडक्शन की क्रिया को हर हमेशा नहीं कर सकता है, उसका रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, टाइमिंग होता है, और उसी पीरियड टाइमिंग में वो रिप्रोडक्शन की क्रिया को करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके बीच जो साइकिल होता है, वो साइकिल जो बनता है उनमें, उसी साइकिल को हम लोग कहते हैं ओएस्टस साइकिल। ओएस्टस साइकिल वाले जीव को हम लोग ऐसे कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, यानी उसको देखा जाए तो वैसे जंतु जो मौसमी प्रजनक होते हैं, अर्थात मौसम के अनुसार रिप्रोडक्शन की क्रिया को करते हैं, उसको हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। सीजनल ब्रीडर्स में कौन कौन से जीव आते हैं जिसमें ओएस्टस साइकिल होता है? तो वैसे जीव हैं जैसे गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, भेड़, ये सभी एग्जाम्पल आपको जो दिए गए हैं, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो ओएस्टस साइकिल के एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ओएस्टस साइकिल क्या है। अर्थात अगर आपको अभी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए कि ओएस्टस साइकिल क्या है, इसके बारे में लिखें, तो आप आसानी के साथ उम्मीद है कि लिख लेंगे, बिकॉज आपको हमने अच्छे तरीके से समझा दिया कि ओएस्टस साइकिल वैसे जीवों में होता है जो जीव नॉन प्राइमेट होते हैं। और नॉन प्राइमेट का मतलब मैंने बताया कि वैसे जीव जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया मौसम के अनुसार यानी सीजन के अकॉर्डिंग होता है, वैसे जीवों में पाए जाने वाले साइकिल को हम कहेंगे क्या? ओएस्टस साइकिल, अर्थात हम लोग कहेंगे मध्य चक्र। और उसके एग्जाम्पल, खास करके जब भी एक क्वेश्चन आए ना, तो आप डिफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल जरूर देना है आपको, क्योंकि अगर एग्जाम्पल देंगे तो आपका आंसर ज्यादा क्लियर हो पाएगा। लगेगा कि जो चेक करने वाले जो एग्जामिनर होंगे वो उनको लगेगा कि नहीं, आप उनके बारे में डिटेल्स जानते हो कि ओएस्टस साइकिल वाले जीव कौन कौन से हैं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो विथ एग्जांपल आपको डिफिनेशन लिखनी है। अभी हम लोग ओएस्टस साइकिल के बाद आते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, और वो कंटेंट है हमारा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मासिक स्राव चक्र। अब ये ओएस्टस साइकिल अभी हमने देखा, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये क्लियर है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे जीवों में होता है और उस जीव को हम कहते हैं प्राइमेट। क्या कहते हैं? प्राइमेट कहते हैं। अब यहाँ पर अभी हमने इससे पहले आपको बताया था, याद होगा, नॉन प्राइमेट, यहाँ पर है प्राइमेट, यानी वैसे जीव जो जनन की क्रिया को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यानी वो जनन की क्रिया को करने के लिए अपना जो एक पीरियड टाइमिंग है उसके बाद हमेशा तैयार रहते हैं, यानी वो जनन की क्रिया समय के अनुसार नहीं करते हैं, वो जनन की क्रिया करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे जंतु में पाए जाने वाले साइकिल को हम क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। और ऐसे जीव जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं, अर्थात ये जनन की क्रिया को करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, इसलिए इसको हिंदी में कहा जाता है सतत प्रजनक। क्या कहते हैं? सतत प्रजनक कहते हैं। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जीव, यानी जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि वैसे जीव या वैसे मैमल्स जो प्राइमेट हो, और प्राइमेट के बाद आप लिख सकते हैं कि वैसे जीव जो जनन की क्रिया को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस प्रकार के जीव में होने वाले साइकिल को हम क्या कहेंगे? उस प्रकार के जीव को हम कहेंगे, उस प्रकार के जीव में पाए जाने वाले साइकिल को हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में ह्यूमन आपका यहाँ है, मंकी यानी बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ये सारा जो है किसका एग्जांपल है? ये सारा एग्जांपल उन सारे जीवों का है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया किसमें होती है, इसको भी आपने देख लिया। अब अगर ये क्वेश्चन इंडिविजुअल ना है, अब आपसे पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओएस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल।
अगर दोनों के बीच अंतर पूछ दे आपको एग्जाम में तो आप दोनों के बारे में जान चुके हैं, आप दोनों के बारे में डिफरेंस करके आप अंतर करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये आप आसानी के साथ लिख सकते हैं और ये आपको 2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन जो आपका 1 फरवरी को होने वाला है। अभी हम लोग आगे का कंटेंट में देखेंगे क्या, लैंगिक जन्म की घटनाएं। आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कुछ घटनाएं घटती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या क्या घटनाएं घटती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं घटती है। एक पहली घटना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जिसको हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और दूसरी घटना है जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और तीसरी घटना है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी अगर आपसे सिंपली ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन में कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कुल कितनी घटनाएं होती है, लैंगिक जनन में कुल कितनी घटनाएं होती है, तो आपको बताना होगा कि लैंगिक जनन में कुल 3 घटनाएं होती है। एक पहली घटना जिसको हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन के पहले की घटनाएं। दूसरा फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, अर्थात हम कह सकते हैं हिंदी में निषेचन पश्च घटनाएं, यानी निषेचन के बाद वाली घटनाएं। तो ये 3 घटनाएं हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। तो आपको याद हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुल कितनी घटनाएं, 3 घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो 3 घटनाएं हैं वो घटनाओं के बारे में हम लोग जान लेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। अब एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें लिखा हुआ है निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या क्या होता है, तो निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या होता है कि एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ओजेनेसिस, और एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो हम लोग यहाँ पर क्या है ना कि बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। तो पहला है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, ये तीनों कंटेंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर है स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर है ओजेनेसिस और फिर है गैमेटोजेनेसिस। तो पहले समझिए स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इसको हम सिंपल अगर एक भाषा में कहें तो इसका मतलब ये हुआ स्पर्म बनने की क्रिया, और स्पर्म जो है वो एक मेल गैमेट है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेल गैमेट कहाँ बनता है। तो इसकी परिभाषा अगर हम बोले कि स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिखने के लिए एक तरीका, इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसको हिंदी में कह सकते हो नर जनन अंग में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम किसको कहते हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वहां पर टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कहलाता है ना वो टेस्टिस कहलाता है। तो वहां पर लिख सकते हैं टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रैकेट में टेस्टिस में मेल गैमेट। अभी हमने बताया मेल गैमेट का नाम क्या था, स्पर्म, यानी मेल गैमेट लिख करके ब्रैकेट में लिख देंगे स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात बहुत ही आसान तरीके से डिफरेंशिएशन हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रैकेट में टेस्टिस में मेल गैमेट ब्रैकेट में स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वैसे यहाँ पर है ओजेनेसिस। यहाँ पर देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अर्थात हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओवरी, क्योंकि ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रैकेट में ओवरी में फीमेल गैमेट अर्थात ओवा, ओव्यूल या एग कह सकते हैं कि बनने की क्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट बनने की क्रिया ओजेनेसिस कहलाई। अब यहाँ पर बात है गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि दोनों का साथ में बनना, यानी जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेट भी बन रहा हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट भी बन रहा हो, तो दोनों को कंबाइंड अगर ये दोनों बन रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, गैमेटोजेनेसिस। इसी को हिंदी में कहते हैं
युग्मक जनन। तो आप देखें कि यहाँ पर अब समझिएगा आप कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसका मतलब ही आप समझिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, निषेचन के पहले की घटना। तो आप जानते हैं कि अभी हमने आपको जब शुरुआत किया था ना टॉपिक्स, तो हमने आपको एक बात बताई ये थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में 2 पेरेंट की जरूरत पड़ती है, यानी 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करना अनिवार्य होता है। तो 2 पेरेंट का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। तो मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों गैमेट बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कि मेल का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन करके एक दूसरे के निकट आ रहा है ताकि वो फ्यूजन की क्रिया करेगा, यानी दोनों मिलेगा। तो दोनों का एक दूसरे के निकट आना, यानी बनना और बन करके एक दूसरे के निकट आना, ये घटना जो हुई ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी अभी मिला नहीं था दोनों, लेकिन बन करके और एक दूसरे के निकट आया, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाया। अभी क्या है, दोनों मिल गया। तो जब जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निषेचन। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया। और निषेचन के बाद एक घटना है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, तो फ्यूजन के बाद बनता है जायगोट। जायगोट जिसको हम लोग हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो वो जायगोट बनता है और वो जायगोट फिर बन जाता है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका जो घटना है ना, जायगोट का बनना, फिर जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, वो आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो आपने यहाँ पर देखा बच्चे कि अभी 3 घटनाएं घटी। एक आपका हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आपने क्या क्या घटनाएं देखे, तो आपने देखा कि मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, बन करके एक दूसरे के निकट आ रहा है। तो ये देखा आपने प्री फर्टिलाइजेशन में। दोनों मिल गया तो आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो गया, और दोनों मिल करके जायगोट बनाया तो वो हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जायगोट से एम्ब्रियो बना, ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आपने तीनों घटनाओं में देखा कि कौन कौन सी क्रिया हो रही है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे का कंटेंट में कि आगे हम लोगों को क्या है। तो अभी यहाँ पर हमने देखा फर्टिलाइजेशन के बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया। अभी क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपका रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है, और हमने कहा था कि इसमें दोनों पेरेंट जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक यह रिप्रोडक्शन की क्रिया कंप्लीट नहीं होगी। उसी कंसेप्ट में एक कंटेंट है पढ़ने के लिए, और जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आने की पूरी इसकी संभावना है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, आनिसेक जनन क्या है। तो आनिसेक जनन से संबंधित इसका आंसर इस प्रकार से आप देंगे कि आप प्रायः जानते हैं कि कोई भी जीव अपने संतान को या अपने ऑफस्प्रिंग को तभी जन्म देगा जब वो रिप्रोडक्शन की क्रिया को करेगा। ये हमने आपको स्टडी में भी बताया था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं कुछ जीवों में कि वो बिना फर्टिलाइजेशन की क्रिया को किए हुए अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे संतान को जन्म दे देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है कि जब कोई जीव बिना फर्टिलाइजेशन की क्रिया को किए हुए अपने जैसे संतान को, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे दे, तो इस प्रकार की घटना को हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस या आनिसेक जनन। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि आनिसेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी के साथ आंसर देना। वहां पर आपको सिंपली करना है कि जब कोई जीव बिना फर्टिलाइजेशन की क्रिया को किए हुए अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे दे, तो इस प्रकार की घटना पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। अभी हम लोग आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग देखते क्या है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस में क्या है कि 2 प्रकार है फर्टिलाइजेशंस के, जिसमें एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग कहेंगे बाह्य निषेचन, और यहाँ पर एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी हम इसको कहेंगे आंतरिक निषेचन। यानी फर्टिलाइजेशन तो आपने समझ गया था
कि दोनों मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन करना, मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाया था। अभी यहाँ पर देखना है कि फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी फिर से ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम जो भी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे यहाँ पर सभी मॉडल क्वेश्चन होंगे, यानी सभी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपको देखना है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जब कोई जीव फर्टिलाइजेशन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर करता हो, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब जीव के शरीर के बाहर हो तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे आप देखेंगे फ्रॉग में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फीमेल फ्रॉग अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में अपने एग को जल में छोड़ देती है, फिर मेल फ्रॉग अपने स्पर्म को फीमेल द्वारा छोड़े गए एग पर वो अपने स्पर्म को डाल देते हैं, जिसके कारण अंडे का स्पर्म से मिलने की क्रिया कहां हो रही है? किसी जीव के शरीर के अंदर हो रही है या बाहरी इन्वायरमेंट में हो रही है? तो आप समझ रहे हैं कि जब पहले तो फीमेल फ्रॉग ने अपने एग को कहां छोड़ दिया था? जल में छोड़ दिया था। तो जब जल में छोड़ दिया तो वो स्पर्म भी कहां मिल रहा है? तो वही जल में मिल रहा है, यानी बाहर ही मिल रहा है। तो ये फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? तो जीव के शरीर के बाहर हुआ। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये जीव के शरीर के बाहर हुआ। तो ये हुआ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर हो, तो जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर हो तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप बहुत सारे जीवों में आप देख सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मुख्यतः आपको देखने के लिए मिलेगा अलग अलग जीवों में। जैसे आप देखेंगे गाय में ले लीजिए, तो गाय में कौन सा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है? क्योंकि उनके एग का स्पर्म से मिलने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो उनके शरीर के अंदर होता है, ना कि बाहर होता है। इसलिए वो अंदर होता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सिंपली आपने समझा कि इंटरनल शरीर के अंदर होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होगा। आसानी से समझ लेंगे। बाकी आप अपने लैंग्वेज के थ्रू इस प्रश्न का आंसर आसानी के साथ लिख सकते हैं। आगे का कंटेंट हम लोग देखते हैं कि आगे का कंटेंट क्या है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने आपको पहले ही बताया कि इसका मतलब ही होता है निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने आपको बताया था ना कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन के बाद जाइगोट का बनना। तो जाइगोट का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता था। फिर हमने आपको बताया था जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना यही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एम्ब्रियोजेनेसिस से आप क्या समझते हो? तो आप लिख सकते हो वहां पर कि जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना यही कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। खास करके अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि एक प्रश्न आते हैं कि ओविपेरस का मतलब क्या होता है और एक है विविपेरस का मतलब क्या होता है। ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले जंतु, फिर वो अंडे देंगे, फिर उनके अंडे से बच्चे होंगे। और एक होता है विविपेरस एनिमल, यानी पहले नहीं बल्कि वो डायरेक्टली बच्चों को ही जन्म देंगे, वो विविपेरस एनिमल होंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि ओविपेरस के जीवों के अपेक्षा विविपेरस जंतुओं के सर्वाइवल चांसेस, यानी उसके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ओविपेरस के जो जंतु होते हैं उनके बचने की संभावना कम होती है,
जबकि विविपेरस जंतुओं की बचने की संभावना अधिक होती है, ऐसा क्यों? तभी हमने आपको सबसे पहले समझाया कि ओविपेरस का मतलब होता है वैसे जंतु जो पहले अंडे देंगे और उनके अंडे बाह्य वातावरण में विकसित होकर बच्चे को फिर जन्म देंगे, और एक है कि वो डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देंगे और उनके बच्चों का विकास उनके शरीर के अंदर होगा। तो ये दो तरह का जीव हो गया। तो एक को ओविपेरस कहेंगे और एक को हम लोग विविपेरस। विविपेरस मतलब जो बच्चे को डायरेक्टली जन्म देंगे, ओविपेरस का मतलब जो अंडे देंगे और फिर अंडे से बच्चे को जन्म देंगे। तो यहाँ पर देखना क्या है, ओविपेरस के बचने की संभावना क्यों कम होती है विविपेरस की अपेक्षा? बिकॉज क्योंकि वहां पर संभावना इसलिए कम हो जाती है कि अंडे बाहर हो रहेंगे। अंडे से बच्चे जब निकलेंगे तो वो पूर्ण विकसित नहीं होते, और पूर्ण विकसित नहीं होते जिससे बाहरी वातावरण का सीधा प्रभाव उस बच्चा पर पड़ता है, जिसके कारण उसके सर्वाइवल चांसेस कम होती है। दूसरा, प्रीडेटर्स यानी परभक्षियों के द्वारा शिकार होने की संभावना वैसे बच्चों की अधिक होती है, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए एक मुर्गी का चूजा है, छोटा बच्चा है, अब वो जन्म लिया है और अभी का जो समय है कितनी मतलब एक तरह से देख सकते हैं कितनी कपकपाती ठंड है अभी। इस समय अगर एक चूजा जन्म लिया अंडे से फट करके, तो वो उसका ठंड के इफेक्ट के कारण मरने की संभावना है। दूसरा, अगर हम उसको खुला वातावरण में रखे हुए हैं तो कोई भी मतलब चील है, कौवा है, उसको उठा के ले जा सकता है, यानी परबच्चों के द्वारा भी शिकार हो सकता है वो, यानी उसके कारण उसकी बचने की संभावनाएं कम है। जबकि विविपेरस एनिमल में क्या होता है कि इसका विकास फीमेल के शरीर के अंदर होता है, यानी वो यूट्रस में होता है। वो पूर्ण रूप से जब विकसित होता है तब वो जन्म लेते हैं, जिससे बाहरी वातावरण का उतना प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। दूसरा, परबच्चियों के द्वारा भी शिकार होने की संभावना कम होती है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर भी मिल गया होगा। और आज की क्लासेस में हमने जिस कंटेंट पे हमने चर्चा की है, जो बात आपको बताई है, आप लोग जरूर उसको अगर नोट डाउन कर लेंगे, अपनी कॉपी पे नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे और उसको पढ़ते चलेंगे, तो हम जरूर कहेंगे कि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए आप लोग पूरी तरह से यानी पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, और हम इसी तरह से आपको हर लेसन के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होंगे, मॉडल क्वेश्चन होंगे, वो हम आपके बीच लेकर के आएंगे और आपको उन सारे कंटेंट के बारे में बताएंगे। और आप जब तक आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा तब तक आपकी बायो की अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी। तो हम आने वाले समय में हम कुछ आपको और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक आसानी के साथ और जल्दी पहुंच जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और फिर आपको इन सारे महत्वपूर्ण कंटेंट आपके बीच हो, आप उसको पढ़कर अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से मार्क ला सके। तो आप लोग सभी लोगों को, आप लोग हेल्दी रहिए, अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना समय निकालकर पूरा का पूरा कंसंट्रेट कीजिए। तब तक आज की क्लासेस के लिए आप लोग सभी को शुभ संध्या।